सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई सही चल रही? ठीक है, तो इस समय हम कुछ हिंदी के प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को। तो आज चैप्टर वाइज ना होके कुछ मिक्स सवाल हम आपको दे रहे हैं। इनको आपको करना है और जितनी देर तक स्क्रीन पर रहे उतनी देर में ही करना है ना। और जैसे ही हम आंसर बता दें फिर अपना आंसर मिलान कर लेना है। और आंसर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और चूँकि ये प्रैक्टिस है तो जो लोग पहले पढ़े हैं उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो हिंदी हमने पूरी लगभग पढ़ा दी है, चैनल पर है, उसको पढ़ लीजिए। और जो पुराने बच्चे हैं, पुराने लोग हैं, वो तो करेंगे ही। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल आपके सामने है, करा निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में कौन के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। यानी 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। जो पहले लिखा है तिक्त और तीता, तो बाद में तद्भव लिखा है, पहले तत्सम लिखा है। दूसरा है उट्र लिखा, ऊँट लिखा, घृत लिखा, घी लिखा, त्वरित तुरंत लिखा है। तो इसमें बताना कौन सा गलत है, कौन सा गलत होगा। बिल्कुल सही आंसर, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो, गलत होगा। दूसरा ऊंट का जो तत्सम होता है उट नहीं बल्कि उष्ट्र होता है। ये ऐसे ये होता है, तो इसमें बीच में आधा सा नहीं लगा है, इसलिए दूसरा गलत होगा। समझ में आ गई बात। और जो सवाल अच्छे लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगला सवाल फिर उसी तरह का है, वही चीज़ आपको बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तत्सम तद्भव, तत्सम मतलब शुद्ध, तद्भव मतलब अशुद्ध। तत्सम शब्दों से ही तद्भव की उत्पत्ति हुई है। पहला है गोमय गोबर, पर्यक पटरी, सपत्नी सौत, क्षीर खीर। कौन सा गलत है, कौन सा? अगर तत्सम तद्भव आपको नहीं पढ़ा है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें तत्सम तद्भव हमने बहुत सारे पढ़ाए हैं। इसमें भी दूसरा ऑप्शन होगा आपका। पर्यक जो लिखा वो शुद्ध शब्द होता पर्यंक, ये यहाँ पे बिंदी ये। और पर्यंक जो है पलंग का तत्सम होता है, पलंग का, इसलिए गलत है। और इससे एक चीज़ आपको और चीज़ मिल रहा है कि गोबर का तत्सम अगर देखा जाए तो गोमय होगा। पहले ऑप्शन से क्या मिला, गोबर का तत्सम गोमय, सौत का तत्सम सपत्नी होता है, और खीर का तत्सम क्षीर होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लिखा है, सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पढ़ा है आपने, कितने होते हैं? 8। कलर सही नहीं है, ये बदल देता हूँ, तो अपने घर की बात है। पूछ रहा है कि कारक कौन है। 8 कारक होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, मालूम है ना। तो इसमें सीमा कुत्ते से डरती है, डरती मतलब भागेगी, यानी अलग होगा। तो यहाँ पर अपादान कारक होगा, अपादान। और कारक अगर आपको पढ़ने हैं तो वही देखिएगा, हमने पढ़ाया उसमें पढ़ लीजिए। अगला सवाल कारक से ही है, ऐ राकेश यहाँ आओ। इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन करण कारक, संबोधन, अधिकरण, कर्ता। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, संबोधन कारक होगा, क्योंकि ऐ राकेश लिखा है, जिसमें भी ये संबोधनात्मक चिन्ह बना हो। तो देखिए आप, राकेश के बाद बना है ना, तो जिसमें भी संबोधनात्मक चिन्ह बना होता है वो संबोधन कारक होता है। अगला सवाल है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? हनुमान के बहुत सारे पर्यायवाची आपको आते होंगे, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, कपीस भी होता है ना। तो इसमें कौन सा नहीं है? 3 होंगे, 1 नहीं होगा। पवन सुत तो होता है, मारुति नंदन होता है, विनायक नहीं होता।
अच्छा, विनायक किसका पर्यायवाची होता है? विनायक होता है गणेश का पर्यायवाची। श्री गणेश, गणेश का पर्यायवाची विनायक होता है। तो इसमें हनुमान का पर्यायवाची मारुति नंदन है, पवन सुत है, लेकिन विनायक नहीं होगा। अगला सवाल है पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची कौन है? उरग, शार्दूल, वृंद, विहग, कौन सा होता है? पक्षी का कौन सा पर्यायवाची होगा? विहग होगा, बिल्कुल। विहग जो है पक्षी का पर्यायवाची होता है, लेकिन आपको और भी देखना, उरग किसका पर्यायवाची होता है? उरग, उरग होता है सांप का। जो छाती के बल रेंग कर चलते हैं उनको उरग कहते हैं। शार्दूल, शार्दूल तो नाम सुना होगा, शार्दुल ठाकुर एक क्रिकेटर हैं। शार्दुल जो है शेर का पर्यायवाची होता है, शेर। वृंद, वृंद माने होता है समूह, वृंद माने क्या होता है? समूह। तो विहग माने होता है पक्षी। और पक्षी के पर्यायवाची आप जानते होंगे, खग होता है, और द्विज भी कहते हैं उसको। अगला 7वां पर शब्द क्वेश्चन है तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। यानी ये पर्यायवाची जो तनय, सुत, आत्मज लिखा है किसके हैं? पुत्र, भाई, पुत्री, पिता। तो ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं, तनय, सुत, आत्मज। अगर इसी में तनय शब्द जैसे लिखा है ना, तनय, इसमें अगर आ की मात्रा यानी आ प्रत्यय जोड़ दे तनया हो जाएगा तो ये पुत्री हो जाएगी। सुत में अगर आ जोड़ दे सुता हो जाएगा तो पुत्री हो जाएगी। आत्मज में आ जोड़ दें तो आत्मजा हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी। वैसे भी पुत्री जो स्त्रीलिंग नाम होते उसमें लास्ट में आ लिखा रहता है। जैसे गीत से गीता हो जाएगा, संगीत से संगीता हो जाएगा, सुनील से सुनीला हो जाएगा। आ की मात्रा लगा दो स्त्री के नाम हो जाता है, लेकिन सब में नहीं, कुछ में। 8वां है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? एक समान अधिकरण यानी कि दोनों में समान अधिकार होता है। संकेत चिन्ह, अर्धविराम, लाघव चिन्ह, अल्प विराम। जब समान अधिकरण होता है तो अर्धविराम प्रयोग करते हैं। अर्धविराम ऐसे बनता है, ऐसे करके ऊपर पॉइंट रखा जाता है, ये अर्धविराम है। अल्प विराम ये है। तो जब समान अधिकार का दोनों शब्द समान अधिकार रखते हैं तो वहां पर अर्धविराम लगता है, याद रखिएगा इसको। और जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, हम प्रयास करेंगे उसको बताने का। अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ाया तो हम पढ़ा देंगे। मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों में आपको मालूम है वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं ना। तो मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? विरोध का भाव, यानी विरोध का मतलब अपोजिट। तो उसमें जैसे माता पिता है तो बीच में क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। तो दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरा। दुष्कर, अगला सवाल है दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? देखो इसमें तीनों सा दिए हैं। जब दुष्कर में आप देखो इसका दुष्कर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह धन कर, दुह धन कर विसर्ग संधि होगी। तो यहां पर दुष् चूंकि तीनों सा वाला लिखा है तो तीसरा वाला होगा, तीसरा वाला। दुष्कर में यही सा तो लगता है, और का के पहले सदैव का और पा के पहले यही सब सा लगता है। ये आपको संधि में हमने पढ़ाया होगा, विसर्ग संधि में, कि यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद का खा या पा फा आवे तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, तीसरा सा, अगर याद हो तो। नहीं याद है तो संधि आप पढ़िए, उसमें देखिए मिलेगा प्लेलिस्ट में, पूरे नियम हमने लिखाए हैं। और वो नियम किसी किताब के नहीं है, ऐसी भाषा में वो नियम है कि वो आपको रट जाएंगे एकदम। 11 नंबर है, फिर उसी तरह का सवाल है, निम्न में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न होता है?
विशिष्ट या भिन्न, तो इसमें जो वी उपसर्ग होता वी, इसका अर्थ विशिष्ट या भिन्न होगा। विदेश हो गया, अलग देश जो होता है, तो इसमें वी उपसर्ग जो है उसका अर्थ, इसमें विष और विष एक ही चीज है, और विशिष्ट जो है ये कोई उपसर्ग ही नहीं होता। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन लिखा है इसका अर्थ जो है विशिष्ट या भिन्न होता है। 12 नंबर है, निम्न में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरह के शब्द जब आएंगे तो आप संधि विच्छेद कर कर जब देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा किसमें प्रयोग हुआ है किसमें नहीं। जैसे निर्जीव, पहला तो शब्द ही गलत लिखा है, निर्जीव होता है शब्द, शब्द जो शुद्ध होता है वो निर्जीव होता है। ऐसे जा में बड़ी की मात्रा लगती है, ये आप लिखते भी होंगे, तो ये तो शब्द ही गलत लिखा है। निर्धन निह धन धन होगा, निह धन धन, निर्धन। निरोग का संधि विच्छेद कोई जानता है? निह धन रोग, निह धन रोग, ठीक। तो कोई नहीं लिखा है, तो यहाँ पर निर्जीव को आप लगा सकते, निर्जीव चूंकि संधि विच्छेद जब करोगे निधन जीव कर सकते हो, तो यहाँ पर सब में निर उपसर्ग, और निह जो होता है इसका अर्थ निर भी होता है निस भी होता है, तो इसमें कोई नहीं लगाया जाएगा। भले निर्जीव शब्द गलत लिखा है लेकिन आपको स्पेलिंग यानी वर्तनी तो सही नहीं करना है, इसलिए ये भी सही होगा, तो आपको आंसर लगाना कोई नहीं। किसी सवाल में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको लग रहा हो कि इसमें ऐसा भी हो सकता है, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसका समाधान जरूर देंगे। अगला है चौपाई। चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? हिंदी उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, कोई नहीं। आपको हमने बताया था संस्कृत उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग, हिंदी यानी तद्भव, विदेशी विदेशा शब्द। जैसा उपसर्ग होता है, जो जैसा शब्द होता है वैसा ही उपसर्ग लगता है। तो चौपाई में पहले ये क्लियर करो कौन सा उपसर्ग है? चौ उपसर्ग है, क्योंकि पाई शब्द में चौ लग गया तो चौपाई हो गया, और पाई जो है तद्भव शब्द है, ठीक। तो इसमें हिंदी उपसर्ग होगा आपका, तत्सम नहीं होगा। संस्कृत में चतुर होता, चतुर, चतुष्पदी अगर लिखा होता तो संस्कृत उपसर्ग हो जाता, तो यहां पर पहला ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित, ये क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, गलत है। दिन भर वह, पढ़ के देखो पहले, अच्छा इसका आंसर आप पढ़ के निकालो कौन सा होगा जल्दी से। शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य। जल्दी से। पहला तो गलत है ना, क्योंकि दिन भर वह कड़े परिश्रम लिखा है ना, तो कड़ा परिश्रम करता है, पहला तो गलत है। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, हो सकता है सही हो। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, नहीं, नेताजी की मृत्यु चिंताजनक है, यह कष्टदायी है, कष्ट इसमें होना चाहिए, ये भी गलत है। तुम्हारे से कोई नहीं हो सकता, ये क्या है? तुम्हारे से कोई नहीं हो सकता, यानी ये भी गलत, तो आपको अब दूसरा सही कर देना है। इसी तरह आपको वहाँ भी सही करना है कि कोई भी वाक्य अगर सही लग रहा है तो उसको तुरंत ना सही कर दो, बल्कि और वाक्यों को गलत करके देख लो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से गलत होगा तो फिर ये दूसरा सही हो जाएगा। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 3 वाक्य हैं, चौथा है नहीं इसमें। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, गर्मियों की एक बात, जब गर्मियां बहुवचन है तो एक बात नहीं, गर्मियों की बात सुनाता हूं ऐसा होता है, पहला गलत। उसने अपनी बात धीरे से बताई, सही हो सकता है। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, ये भी सही है। अब यहां पर तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं और उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी सही हो सकता। अब यहां पर एक को आपको गलत करना है, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं या कौन सा काम करते, ये नहीं, ये गलत नहीं हो सकता। तीसरा सही होगा, इसमें धीरे से जो लिखा है बीच में ये जो चिन्ह लगा ये नहीं होगा। उसने अपनी बात धीरे से बताई, केवल धीरे से लिखा जाएगा, बीच में जो चिन्ह लगा है ये नहीं लगेगा, तो इसमें तीसरा आंसर सही होगा।
अगला सवाल 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। पढ़ के करो इसको जल्दी से। ये तो आप कहावत में भी सुने होंगे। कहावत में क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा सही होगा। पहला लिखा प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ, गलत। प्रत्यक्ष के प्रमाण की, ये भी नहीं होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण में नहीं, यानी कि दूसरा सही होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगला सवाल समास से है। समास भी हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा, आप पढ़ सकते हैं और कर सकते हो। अगर पढ़ा है तो कर ही लेंगे। 12 सिंघा में कौन सा समास है? संख्या है इसमें, तो संख्या ही पहले होगा। बहुब्री भी हो सकता है। 12 सिंघा एक जानवर है, 12 सिंह है जिसके, अर्थात वो जानवर भी हो सकता है। तो बहुब्री भी है, द्वंद्व है, इसलिए आपको इसमें द्वंद्व लगाना है। वो सॉरी, बहुब्री भी, हाँ द्वंद्व नहीं बल्कि बहुब्री ही लगाना। द्वंद्व कहाँ होगा? सॉरी, हम समझे द्विगु लिखा है। हम पहला ऑप्शन समझ रहे थे द्विगु है, द्विगु तो है नहीं, इसलिए बहुब्री ही आंसर होगा। अगर द्विगु होता भी तो बहुब्री ही लगाते। हाँ, अगर बहुब्री ना होता तो द्विगु हो जाता। ऐसा मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, समझ में आ रहा होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय की याद है विशेषता? है जो के समान रूपी, विशेषण विशेष है ना। जो लोग पढ़े हैं वो नहीं भूले होंगे। श्वेत पत्र, पत्र की विशेषता बता रहा है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, इसमें कौन समास होगा? तत्पुरुष। पाठ के लिए शाला यानी तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। नीलकंठ, इसमें तो बहुब्री होगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात जय भोले बाबा, 18 फरवरी। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, इसमें भी तत्पुरुष होगा, यानी कर्मधारय समास का उदाहरण कौन होगा? श्वेत पत्र। कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम देंगे अगर तो इसी बहाने रिवीजन होता रहेगा, ना चाहते हुए भी आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा। फिर से आ गया समास। परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद, परम है जो आनंद। क्यों भाई? कर्मधारय। और जो लोगों को लग रहा हो कैसे समझ गए, तो आप समास पढ़िए प्लेलिस्ट में जाके। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर प्लेलिस्ट में देखिए, हमने समास पढ़ाया, आपको समझ में 100% समझ में आ जाएगा। 20 नंबर है, फिर समास से है। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि इन सवालों में कुछ है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? यानी 6 समास हमने आपको बताया ना, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययी भाव। तो इसमें क्या लिखा? कौन सा? कर्मकारक समास। भाई बहुब्री समास होता है, अव्ययी भाव होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मकारक समास कोई नहीं होता। कर्म तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास, तो यही नहीं होगा। 21 नंबर है, कान भरना मुहावरे का अर्थ। सिंपल है, कान भरना का अर्थ क्या होगा? चुगली करना। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब अशुद्ध। भ्रमर, भ्रमर तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? भंवरा। मधुप, भंवरा, मधुकर, तो बाकी सब है। मधुप जो है ये तद्भव होगा। अच्छा मधुप, एक मिनट, भंवरा, 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 सॉरी, मधुप तो तत्सम होगा, भंवरा जो है वो तद्भव होगा क्योंकि भ्रमर का ही तद्भव होता है। तो तीसरा ऑप्शन होगा इसमें। अगला है, मदरी लिखा है इसमें, बल्कि मुंदरी होगा। मुंदरी, मुंदरी शब्द है। मुंदरी का तत्सम, मुंदरी का तत्सम मुद्रिका। कपिमन, कपिमन कीन विचार दीन मुद्रिका डारी तब, जन अशोक अंगार। सुंदरकांड में एक लाइन है, तो यहाँ पर मुद्रिका होगा। एक लाइन क्या, दो सोरठा लिखा है, तो मुद्रिका जो है मुंदरी, मुंदरी मतलब अंगूठी होता है। अगला देवर का तत्सम, हमने आपको बहुत लिखाया, देवर, सास, ससुर, जेठ, ननद, भाभी, भैया, भतीजा, सब लिखाए हैं तत्सम एक तरफ से। और इस चैनल पर भी हमने डाले हैं, आप देख लीजिएगा, सब लिखा है एक तरफ से जितनी रिश्तेदारी है। देवर का भी लिखाया है, द्विवर होता है, द्विवर।
अच्छा, देवर का द्विवर होता है, दूल्हा का क्या होता मालूम है? दूल्हा का तत्सम। जिसको आता हो हमें कमेंट करके बताइएगा, इसी बहाने कमेंट कर दोगे। दूल्हा का तत्सम। 25वां सवाल है, शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान कीजिए। कौन सा प्रत्यय है? शिक्षिका, शिक्षिका शब्द, इसमें प्रत्यय बताना है। तो शिक्षिका में इका प्रत्यय, शिक्षा, शिक्षा से बना है, इका प्रत्यय होगा। ये जो इसमें तीसरा ऑप्शन है ये गलती से छप गया है, नंबर डाला गया, वो फॉन्ट नहीं बनाया गया, तो इका होगा इसमें, शिक्षक शिक्षिका। दर्शक शब्द में, दर्शक शब्द के लिए लिंग व प्रत्यय की पहचान कीजिए। दर्शक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? दर्शक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? पुल्लिंग है पहली बात तो। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय, यानी कि चौथा ऑप्शन होगा। 27 बहुत सवाल पूछा जाता है, ये आपको आता भी बहुत है। छा, 4 हमने आपको बताए हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। यानी इस संयुक्त का मतलब ये 2-2, 3-3 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। तो यही पूछ रहा था, छा जो है वर्ण किसके योग से बना है, यानी छा में कौन कौन मिला होता है? तो हमने आपको बताया छा जो है का और सा से मिलकर बना होता है, ये वाला सा। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा, है ना? छा नहीं बोला जाता, इसको क्षा बोला जाता है, जैसे कक्षा। और त्रा तो आप जानते ही हो। एक और पूछा जाता है, ज्ञा किससे बनकर बना होता है? ज्ञा किससे किससे बनता है? तो ज्ञा जो बनता है वो जा आधा होता है और इया पूरा होता है, इया। तो ये ज्ञा नहीं बल्कि ज्या होता है, ज्या। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन शब्द अमात्रिक है, यानी जिसमें मात्रा ना हो? तो जो अमिताभ है इसमें मात्रा है, देखो। कारखाना में कलरव जो शब्द है इसमें अमात्रिक, इसमें कोई मात्रा नहीं, एक भी मात्रा नहीं है। और ये कुछ नहीं, अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा ना हो। 29 नंबर है, टा वर्ण में किस प्रकार के व्यंजन है, यानी टा जो है वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? तो आप जानते हो जो पहला वर्ग होता है का वर्ग, इसको कंठ व्यंजन कहते हैं। चा वर्ग को तालव्य कहते हैं। और टा वर्ग को क्या कहते हैं? मूर्धन्य, है ना? पहला का वर्ग कंठ, चा वर्ग तालव्य, टा वर्ग मूर्धन्य, ता वर्ग दंत और पा वर्ग ओष्ठ। तो इसमें मूर्धन्य होगा। कुछ रिवीजन हो रहा है ना? पुराने क्वेश्चन याद आ रहे हैं? यही सब आता है, बस केवल आपको स्पीड बना लेना है। यही सब सवाल आते हैं और कुछ नहीं आता। और अगला सवाल आपके सामने है, जो कि आज की सभा का अंतिम सवाल होगा, आज की क्लास का अंतिम सवाल होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, गलती से टाइप हो गया, वर्णमाला लिखा है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32, 36, 33, 34? आप लोगों के लिए हलवा सवाल है ये। 33 होगा, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और स्वर कितने होते हैं? 11। तो ये कुछ सवाल हमने प्रयास किया है आपको देने का। आपको कैसा लगा, क्या चाहते हैं और कुछ चाहते हैं, वो सब आप हमें सुझाव दीजिए। हम प्रयास करेंगे कि और अच्छा आपको दें, ठीक है? वीडियो को लाइक, शेयर और जो जो हो सकता है ज़रूर करिएगा। अपने स्टेटस पर लगा दीजिएगा, दोस्तों में पहुंचाइएगा, ताकि हमारा भी, यहाँ तो हमारे पास आप हैं नहीं, हम दूर हैं, आप दूर हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे कि हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है? नमस्कार।